महायुति और जो विकास अघाड़ी है महाराष्ट्र की, दोनों ही गठबंधन अब तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं कर पाए हैं और इस बीच महाविकास अघाड़ी के मुंबई के ट्राइडेंट होटल में एक बैठक चल रही है जिसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। मीटिंग पर मीटिंग, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। सीट बंटवारों को लेकर मुंबई में एक बार फिर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की बैठक हो रही है। बताया जा रहा है एमवीए में 288 में 260 सीट पर सहमति बन गई है, लेकिन बची हुई 28 सीटों पर पेच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विदर्भ में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 4 से 5 सीट देने के पक्ष में है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट विदर्भ की 8-9 सीट पर दावा ठोक रहा है। इधर अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की 12 सीटों पर दावा ठोककर महाविकास अघाड़ी की मुश्किल बढ़ा दी है। एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं। इधर महायुति गठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। शुक्रवार देर रात 2 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक रविवार को महायुति गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच है। ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है। रांची में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया। संविधान के सम्मान से लेकर पिछड़ी जातियों के उत्थान का मुद्दा उछाला, फिर कह दिया बीजेपी आदिवासियों की पहचान मिटाना चाहती है। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी आदिवासी और वनवासी शब्द के बीच का फर्क भी समझा गए। साथ ही सियासत की भाषा में ये भी सुना गया कि बीजेपी सरकार ने संसद भवन के उद्घाटन में आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया। राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की है, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। राहुल गांधी के बयान से साफ है कि झारखंड चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति आदिवासी पथ पर बढ़ने की होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और इसमें अलग अलग नेताओं को अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी भी दी गई। सीएम आवास पर करीब 2 घंटे की बैठक के बाद बीजेपी ने उपचुनाव के लिए फाइनल रणनीति पर मुहर लगा दी है। बैठक में सीएम योगी समेत दूसरे नेताओं की जिम्मेदारी और कार्यक्रम तय कर दिए हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। हर एक सीट पर सीएम योगी की 2 रैलियां प्रस्तावित हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में 2 रैलियां करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी एक सीट पर 2 रैली करेंगे। योगी मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्री सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कैंप करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में वॉर रूम बनाया जाएगा। वॉर रूम की कमान संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के पास होगी। बीजेपी यूपी उपचुनाव में बीजेपी हरियाणा की तर्ज पर चुनावी अभियान को आगे बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का पूरा फोकस हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने पर है। चुनावी दंगल में हिंदू एकता, बटोगे तो कटोगे वाली सियासी फॉर्मूले की चर्चा और ज्यादा तेज हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे और जम्मू में पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे तो अंदाज फायर ब्रांड वाला था। पिछले 7-8 साल में पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को याद किया, कार्यकर्ताओं को याद दिलाया, फिर कह दिया हमारी ताकत जम्मू कश्मीर के लोगों से है। कौन सा ऐसा हरबा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया? साथियों को डराया गया, धमकाया गया, कुछों को लालच दी गई, कुछों को और झांसे दिए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42 सीटें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जीतने वाले निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उमर अब्दुल्ला की सरकार को है। वहीं कांग्रेस अब तक सरकार में शामिल नहीं हुई है। फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला सर्वधर्म संभाव वाला संदेश दे रहे हैं।
तो वहीं उनके सामने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और आर्टिकल 370 की वापसी का वादा पूरा करने की बड़ी चुनौती है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन गिरिराज सिंह कटिहार पहुंचे और कटिहार में गिरिराज सिंह ने देसी और बांग्लादेशी मुसलमानों की परिभाषा बता डाली। यज्ञशाला मंदिर में पूजा अर्चना, जय श्री राम का उद्घोष। दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कटिहार पहुंचे। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल भी साथ नजर आए। कटिहार में गिरिराज सिंह एक बार फिर हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे वाला संदेश दिया। हिंदू के साथ असली मुसलमान भी आए हैं जो देसी है, वो 20% बच गए हैं। हिंदू और देसी मुसलमान एक साथ मिलकर के रहें। सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। कटिहार की गिनती बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में होती है। ऐसे में गिरिराज सिंह एक और हिंदुओं को एकता का संदेश दे रहे हैं तो देसी बनाम बांग्लादेशी मुस्लिम की परिभाषा बिगड़ रहे हैं। यहाँ असली और नकली दो मुसलमान हैं। एक असली हैं देसी जो 71 के पहले वाले हैं और 71 के बाद वालों की भीड़ आई है। 71 के पहले वाले मुस्लिम भी अब इन मुसलमानों से निजात चाहते हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगी। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में सलमान खान के पिता सलीम खान ने दावा किया है कि उनके बेटे ने हिरण तो छोड़ो कॉकरोच भी नहीं मारा, जिस पर बिश्नोई समाज ने काफी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। सरासरी झूठ है। मैं तो आपने 3 निर्णय मारा। ये आरोप उस कांकड़ी से उठे हैं जहां 1998 में काला हिरण के शिकार का मामला सामने आया और उस केस में सलमान खान को आरोपी बनाया गया। एबीपी न्यूज को दिए अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान के इंटरव्यू से एक बार फिर 1998 का काला हिरण शिकार केस चर्चा में है। दरअसल इंटरव्यू में सलीम खान ने दावा किया कि उनके बेटे ने हिरण का शिकार नहीं किया, जिसे राजस्थान के जोधपुर के कांकड़ी इलाके में रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों ने झूठ करार दिया है। यहाँ 3 मारे, रात की 1:30-2 बजे की बात है। हम खुद ने रात को 12 बजे उसके पीछा किया था। सलमान खान दोषी है, पर्यावरण प्रेमियों का दोषी है, बिश्नोई समाज का दोषी है और उसने यहीं आकर के शिकार किया। बिश्नोई समाज की मांग है कि सलमान खान और उनके परिवार को माफी मांगनी चाहिए। जो उसने गलती की है, बड़ी भारी गलती की है, उस गलती की उसको माफी मांगनी चाहिए। बिश्नोई समुदाय की मांग के उलट सलमान खान और उनका परिवार लगातार कह रहा है कि काला हिरण का शिकार उन्होंने नहीं किया, लिहाजा माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच अब महाराष्ट्र से निकलकर राजस्थान तक पहुंच गई है और बताया जा रहा है कि जिस पिस्टल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी वो राजस्थान से लाई गई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, आरोपियों की गिनती बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में दिख रहे ये वो 5 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये सभी आरोपी बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में शामिल थे और इन्होंने ही शूटर धर्मपाल कश्यप और शिव कुमार को हथियार मुहैया कराए थे। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस की रिमांड में भेज दिया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर को उस वक्त हुई थी जब वो अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर से बाहर जा रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, लेकिन पुलिस तह तक पहुंचने से पहले हर एंगल से जांच में जुटी है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान पता चला कि जिस पिस्टल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई वो राजस्थान से मुंबई लाई गई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम राजस्थान में पहुंची थी ताकि पता लगा सके कि राजस्थान में इस तरह के एडवांस हथियार कहां से आ रहे हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान से कई बार ऐसे हथियार राजस्थान में बॉर्डर पार कर लाए जाते हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच हथियारों के असली सोर्स का पता लगाने में जुटी है। बहराइच हिंसा के बाद से प्रशासन लगातार एक्शन में है और लोगों को अब डर सताने लगा है कि कहीं उनके घर पर बुलडोजर न चल जाए। और इसी बीच पीडब्ल्यूडी ने 23 मकानों को खाली कराने का नोटिस जारी किया है। घर तोड़ा जा रहा है, दुकान खाली हो रही है, सामान दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। 23 घरों पर
पीडब्ल्यूडी का नोटिस चस्पा होने के बाद इलाके में हड़कंप। लोग खुद ही अपना मकान, दुकान खाली कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे अब यहाँ ये सब घर शिफ्ट करके? तो जब भैया भगावत भगाई तो है आदमी लड़कन का सब अंदर गई थी। अब हम सबसे घर छीने लेते कहूँ भी क्या करें। हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी का आरोप है कि जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की सद में कई हिंदू परिवार भी हैं। किसी ने नहीं कहा है कि नहीं तोड़ा जाएगा। हमारे मकान में नोटिस चिपकी हुई है और उनके बगल में नहीं चिपकी हुई है, तो उनका नहीं तोड़ा जाएगा, हमारा तोड़ा जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने घर खाली करने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया है। इस बीच खबर है कि पुलिस प्रशासन हिंसा के कई आरोपियों पर एनओसी लगा सकती है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में AQI 400 पार हो गया है। हर बदलते दिन के साथ दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर मोटी होती जा रही है और हवा जहरीली। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार के दावों के उलट दिवाली से पहले ही राजधानी का दम घुटने लगा है। आनंद विहार, बुराड़ी, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, रोहिणी, वजीरपुर जैसे इलाकों में AQI का स्तर 300 से 400 के बीच पहुंच गया है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ एक तरफ जहां दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वासियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जरा मेरे सामने इंडिया गेट की तस्वीरें देखिए, आपको एक हल्की धुंध की जो चादर है वो आसमान में नजर आएगी और दरअसल एक कोहरा नहीं बल्कि ये प्रदूषण का एक लेयर है जो साफ साफ देखा जा सकता है। दिल्ली का ये हाल तब है जबकि पटाखों की खरीद और बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। बताया जा रहा है दिल्ली में छाई धुंध की असली वजह हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली है, जिस पर अगर रोक नहीं लगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार ने पानी छिड़काव और निर्माण कार्यों पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत पर पहली बार जिशान सिद्दीकी का बयान सामने आया है। पहली बार जिशान सिद्दीकी ने बयान दिया है और ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। पिता की मौत पर पहली बार जिशान सिद्दीकी का बयान आया। एक्स पर पोस्ट कर जिशान सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, जिशान का यह बयान सामने आया है। धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को, जिशान ये बयान दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी जब वो अपने दफ्तर से निकले थे और अब पिता की मौत के बाद जिशान सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया एक्स पर पोस्ट के माध्यम से सामने आई है और यहाँ पर जिशान सिद्दीकी ने एक्स पर लिखा है कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को। जिशान का यह बयान सामने आया है। धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी और अभी भी लगातार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच जारी है। हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और अभी भी लगातार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच जारी है? जी देखिए, इस बयान से साफ दिखता है जो इसका दुख और कहीं ना कहीं इस तरह से आक्रोश है। इसकी जिशान सिद्दीकी ये साफ कहते हैं कि उसके पिता की हत्या करने वाले बुज़दिल लोग हैं जो मौका देखकर पीछे से बात करते हैं और किसी न किसी तरीके से वो ललकार रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और मौत का दुख भी इससे बयान कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिशान सिद्दीकी मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से मिल रहे हैं। ये तमाम बड़े जो भारतीय के नेता हैं मिले के साथ पवार भी थे, वहाँ भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। ये बात लगातार तो तय करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो हुआ है गलत हुआ है और इसमें वो इस तरह से ललकार है, चुनौती दे रहे हैं और अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं।
जी, तो देखिए गणेश ठाकुर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जिशान सिद्दीकी एक तरह से जो उनका गुस्सा है वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, और जो ये पोस्ट आया है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जिशान सिद्दीकी ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है अपने पिता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद।